ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 503 और 503 के ऊपर से 4 नंबर की पंक्ति है, बीच में ही आया है। यदि तावत समस्तेषु वर्तेत ततः अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्। मिल गया पंक्ति? तो चलिए, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आरंभणाधिकरणम। और प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा भी ब्रह्म समन्वय का बाद नहीं होता है, इस बात को बताने के लिए ही इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। और वेदांत सिद्धांत के अनुसार कार्य कारण का अनन्यत्व है और कार्य जगतादि उत्पन्न होने के पहले भी कारण के रूप में विद्यमान है, ये सिद्धांत है। अतः यह जगत कल्पित है और कल्पित जगत ब्रह्म के साथ द्वैत निर्माण नहीं कर सकता है, ब्रह्म की अद्वैतता वैसी ही बरकरार है, ये बात बताई। अब कार्य कारण का अनन्यत्व है, अर्थात अभेद है, भेद नहीं है। किंतु जबकि कुछ लोग, दार्शनिक लोग कार्य कारण का भेद मानते हैं, तब उनको पूछेंगे, अरे भाई कार्य कारण का भेद तुम क्यों मानते हो? तो उनके मत में कार्य उत्पन्न होने के पहले कारण अवस्था में कार्य असत है, बाद में उत्पन्न होता है, अतः कारण अलग चीज है और कार्य अलग चीज है। किंतु वेदांत मत में कार्य कारण यदि भिन्न रहता तो ये मिट्टी और घट भिन्न है ऐसी प्रतीति आती। किंतु कोई भी व्यक्ति घट को मिट्टी से अतिरिक्त नहीं मानता है, अतः भेद बुद्धि नहीं होती है। और भेद बुद्धि नहीं होती इसका मतलब उन और सामानाधिकरण की प्रतीति होती है, मृत घटः मृतेव घटः, अतः उस प्रतीति के बल पर तादात्म्य की सिद्धि होती है। यदि भेद होता तो भेद की प्रतीति होती। तब इस पर बोलता है पूर्व पक्षी, भेद तो है किंतु कार्य कारण में भेद होने पर भी भेद की प्रतीति इसलिए नहीं होती है कि दोनों में समवाय संबंध विद्यमान है, समवाय संबंध के कारण भेद की प्रतीति नहीं होती है। तब सिद्धांतियों ने उस समवाय का ही निराकरण कर दिया, खंडन कर दिया। ठीक, अतः उस समवाय को लेकर भी कार्य कारण में भेद है, ये बात की सिद्धि नहीं होगी। भेद है किंतु भेद की प्रतीति नहीं होती है समवाय होने के कारण, ये बात खंडन कर दी। और दूसरी बात समझ लीजिए, थोड़ी देर के लिए पूर्व पक्षी के कहने के अनुसार समवाय मान भी लेते हैं तो भी वह कार्य कारण से अतिरिक्त सिद्ध नहीं होगा। कार्य कारण से अतिरिक्त सिद्ध नहीं, क्यों? इसलिए कि वह कार्य समवाय को मानने पर भी वह कार्य कारण में है, इस बात को सिद्ध नहीं कर पाते हैं। यदि भेद रहेगा तो कार्य कारण में विद्यमान वृत्ति है, ऐसा होना चाहिए समवाय संबंध से, क्योंकि समवाय को वो मानते हैं। तो जैसे संयोग संबंध से भूतल पर घट रहता है, उस प्रकार समवाय संबंध से कार्य अपने उपादान कारण में रहता है, ऐसा पूर्व पक्षियों का सिद्धांत। किंतु उसको अब बताना है कि अरे भाई, एक तो समवाय का निराकरण कर दिया, मान भी लेंगे तो भी समवाय संबंध से कार्य कारण में रहता है, विद्यमान है, ये तुम्हारा कहना ये भी बन नहीं सकता। क्यों नहीं बन सकता? कार्य को कारण में रहना क्यों संभव नहीं है? तो उसके लिए अब चर्चा चालू हुई है। तो कल 2 विकल्प किए थे कथम इत्यादि पंक्ति से। तो क्या कि कथम कार्यम अवयवी द्रव्यम, कार्य ऐसा जो अवयवी द्रव्य वह कारणेषु अवयव द्रव्येषु, कारण ऐसे जो अवयव द्रव्य उनमें कथम वर्तमानम वर्तते, अर्थात किस प्रकार रहता हुआ स्थित है, बताओ। इस सिद्धांति ने पूर्व पक्षी को पूछा। फिर कहने का अभिप्राय सिद्धांतियों का यह है
कि दो विकल्प के माध्यम से उसको पूछना चाहते हैं सिद्धांती। तब आगे की पंक्ति जो आई, किम समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत उत प्रत्यवयवम। सिद्धांती पूछते पूर्व पक्षी को, अरे पूर्व पक्षी, समवाय संबंध से तुम कारण में कार्य विद्यमाने बोल रहे हो, तो कारण मतलब कारण, और कारण मतलब अवयव हुए, कार्य के अवयव, तो उन समस्त अवयवों में कार्य रहता है, पहला विकल्प, अथवा प्रत्यवयव, प्रत्येक एक एक अवयव में कार्य रहता है, ये दूसरा विकल्प। इन दो विकल्पों में से यदि पूर्व पक्षी कहता है कि हम पहला विकल्प मानते हैं, पहला विकल्प का मतलब यह होता है कि समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत, समस्त अवयवों में कार्य द्रव्य रहता है, तब उस पर भी उसको दो विकल्प करेंगे, किंतु यहाँ पर भाष्य पंक्ति में वो नहीं मिलेंगे, तो आपको उसको बता देते हैं अवतरण के रूप में लिखकर। तो ये जो पंक्ति आगे की पढ़ी हम लोगों ने, यदि तावत समस्तेषु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, तत्र तत्र आद्यम अनुद्य अवयविनः स्वरूपेण अवयवेषु वृत्तिः अथवा अवयवशः इति विकल्प्य आद्ये दोषम आह। आद्ये दोषम आह यदि इति, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तत्र आद्यम अनुद्य, अनुद्य मतलब अनुवाद करके, अर्थात जो भाष्य पंक्ति में दो विकल्प किए कि नहीं, कैसे, किम समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत उत प्रत्यवयव, दो विकल्प किए कि नहीं, उनमें से पहला जो है समस्तेषु अवयवेषु, इसका अनुवाद करके तत्र आद्यम अनुद्य अवयविनः, अवयवी अर्थात कार्य, अवयविनः नाम कार्यस्य, स्वरूपेण अवयवेषु वृत्ति, अवयवी का अर्थात कार्य का स्वरूप से अवयव में रहना है, पहला विकल्प उसमें भी, अथवा अवयवश, अथवा वह अवयवी वह कार्य अपने अवयव में अवयवश रहता है, ये दो विकल्प। पहले विकल्प में दो विकल्प, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला विकल्प क्या था कि समस्त अवयव में रहता है क्या अवयवी आपका, ये। दूसरा जो विकल्प है प्रत्यवयम, उसका भी हाथ नहीं लगाया। तो पहला विकल्प में पुनः दो विकल्प किए, क्या कि अवयवी जो कार्य है वह स्वरूप से स्वरूपतः अवयव में रहता है अथवा अवयवशः, ऐसा विकल्प किया। विकल्प उसमें भी आद्य दोषमा, उसमें भी पहला विकल्प यदि मानता है कौन, पूर्व पक्षी, उसमें दोष देना है, तो उसमें पहला विकल्प कौन सा, स्वरूप से, शाबाश। तो अवयवी अर्थात कार्य अपने अवयव में स्वरूप से रहता है, तो इस पर पहले दोष दिया जा रहा है। ये वही पंक्ति है यदि इत्यादि। तो पंक्ति को देखिए, यदि तावत समस्तेषु वर्तेत, समस्त अवयवों में अवयवी आपका अवयवी अर्थात कार्य रहता है, तो ततः, तब क्या दिक्कत आएगी, तब सिद्धांती बोल रहे ततः अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्जेत, अर्थात अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, घट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता, पट का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। कब, यदि समस्त अवयवों में स्वरूपतः अवयवी को मानते हैं, रहना मानते हैं, तब।
तो अवयवी अनुपलब्धि प्रसज्यत, बोलेंगे क्यों अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा? तो उसका हेतु दे रहे आगे, समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्, ये हेतु दिया। समस्त अवयवों के साथ सन्निकर्ष नहीं हो सकता है, अतः अवयव का ही प्रत्यक्ष नहीं होगा, तो अवयवी का प्रत्यक्ष कहां से होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अभिप्राय समझ लीजिए। समझ लीजिए, अवयवी है घट, अवयव है उसके कपाल, ठीक। और पूर्व पक्षी का कहना क्या? अवयवी जो घटादि कार्य द्रव्य वे अपने अवयवों में, समस्त अवयवों में स्वरूपता रहते हैं, ये पूर्व पक्षी मानेगा। तो उसको दिक्कत दिखा रहे सिद्धांती, तब हे पूर्व पक्षी, अवयवी जो घट उसका प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि अवयवी जो घट वो कहां रह रहा है? अवयवों में। अर्थात सभी अवयवों का प्रत्यक्ष होगा तब अवयवी का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा। अब एक ही काल में एक ही व्यक्ति को सभी अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। सामने घट रखा है तो कपाल को पहले प्रत्यक्ष करना पड़ेगा, तब उस कपाल में विद्यमान घट का प्रत्यक्ष होगा। किंतु सभी कपालों का प्रत्यक्ष, सभी अवयवों का प्रत्यक्ष एक साथ हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? कि इंद्रिय का सन्निकर्ष एक ही काल में सभी अवयवों के साथ नहीं होगा। जैसे घट सामने रखा है तो घट को हम इधर से देख रहे हैं, उधर वाले अवयव घट के नहीं दिख रहे, बीच वाले अवयव, उसके भीतर के अवयव वो नहीं दिख रहे। तो सभी अवयवों के साथ इंद्रियों का सन्निकर्ष नहीं हो सकता, अतः सभी अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और सभी अवयवों का प्रत्यक्ष नहीं होगा तो उन अवयवों में स्वरूपता विद्यमान जो अवयवी, उसका भी प्रत्यक्ष नहीं होगा। अतः कार्य द्रव्य अवयवी स्वरूपतः समस्त अवयवों में रहता है, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं। नहीं मानेंगे तो अवयव का प्रत्यक्ष नहीं होगा, जबकि अवयवी अर्थात घटाधिक का प्रत्यक्ष होता है। नहीं होना चाहिए तुम्हारे कहने के अनुसार। अतः समस्त अवयवों में स्वरूपता अवयवी रहता है, यह कहना ठीक नहीं, खंडन कर दिया। मिली पंक्ति को देखिए, यदि तावत समस्तेषु वर्तेत, समस्त अवयवों में अवयवी स्वरूपता रहता है ऐसा मानेंगे तो ततः उससे क्या होगा? फिर अवयवी अनुपलब्धि, अनुपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा, उपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष, अनुपलब्धि मतलब प्रत्यक्ष नहीं होगा, अनुपलब्धि की प्राप्ति होगी। क्यों? समस्त अवयव सन्निकर्षस्य अशक्यत्वात्, समस्त अवयवों के साथ सन्निकर्ष होना संभव नहीं है। लग गया? आगे चलिए, नहि बहुत्वं समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानं व्यस्ताश्रय ग्रहणेन गृह्यते। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कहेगा इस पर? कहेगा पूर्व पक्षी, अरे सिद्धांती, तो सभी अवयवों में स्वरूपता अवयव रहता है हमारा सिद्धांत, किंतु तुमने जो आरोप दिया कौन सा? कि अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा। और अवयवी का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा? अवयवों के साथ एक ही समय में सभी अवयवों के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा। किंतु हम कहते हैं, पूर्व पक्षी बोलेगा, हम कहते हैं कि सभी अवयवों के साथ सन्निकर्ष होने की जरूरत ही नहीं है। किसी एक अवयव के साथ सन्निकर्ष हो जाएगा तो भी अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाएगा। तब उसको उत्तर दे रहे आप आगे की पंक्ति में, नहीं बहुत्व इत्यादि से। किंतु इस बात को समझने के लिए नहीं के पूर्व में एक वाक्य लिख लेंगे अवतरण के रूप में, सर्वावयव व्याप्तौ अपि सर्वावयव व्याप्तौ अपि कतिपय अवयव सन्निकर्षात् अवयविनः दृष्टि, कौंस में लिखिए प्रत्यक्षम, कौंस बंद, इष्टा इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, नहीं इति। ठीक है,
ठीक है, देखो भाई अर्थ, सर्वावयव व्याप्तौ अपि, पूर्व पक्षी बोलेगा कार्य अर्थात अवयवी अभी अपने अवयवों में, सभी अवयवों में व्याप्त है, सभी अवयवों में रह रहा है अवयवी, तो भी सर्वावयव व्याप्तौ अपि कतिपय अवयव सन्निकर्षात्, उन सभी अवयवों में से किसी अवयव का अवयव के साथ सन्निकर्ष हो जाएगा तो भी अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। कतिपय अवयव सन्निकर्षात् अवयवी न दृष्टि, दृष्टि मतलब प्रत्यक्ष, अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, इष्ट है हमारे लिए, ऐसे हम मानते हैं। तब उसको उत्तर दे रहे ऐसा हो नहीं सकता। यदि कोई चीज सभी अवयवों में व्याप्त होकर रह रही है तब उसका प्रत्यक्ष तभी होगा जब सभी अवयव का प्रत्यक्ष होगा। बोलेंगे उदाहरण बताओ, तो सिद्धांति उनके लिए उदाहरण दिखा रहे हैं। किस बात के लिए? कि सभी अवयव का प्रत्यक्ष होने पर भी उनमें रहने वाले अवयव का प्रत्यक्ष होता है, अतः एक अवयव के साथ सन्निकर्ष होगा तो अवयव का प्रत्यक्ष होगा, ऐसा ये पूर्व पक्षी का कहना उचित नहीं है। दृष्टांत देकर समझा रहे सिद्धांति, नहीं इत्यादि पंक्ति से। नहीं बहुत्वम समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानम व्यस्ताश्रय ग्रहणेन गृह्यते। ठीक, शब्दों का थोड़ा अन्वय कर लेंगे। ही समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानम, पीछे बहुत्वम, आगे व्यस्ताश्रय ग्रहणेन, फिर शुरू में न, अंतिम में गृह्यते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, इनमें दो पद आए हैं, उन दो पदों का एक शब्दशार्थ थोड़ा लिख लीजिए। बहुत्वम बराबर, बहुत्वम बराबर त्रित्वादिकम, त्रित्वादिकम। फिर और एक पद आया है व्यस्ताश्रय ग्रहणेन, व्यस्ताश्रय ग्रहणेन, उसका भी अर्थ लिखिए। पृथक एकाश्रय प्रत्यक्षेन, पृथक एकाश्रय प्रत्यक्षेन। ठीक है, देखो भाई अर्थ, वाक्य का अर्थ समझ लीजिए, पहले उदाहरण समझ लीजिए, बाद में पंक्ति। क्या है? बहुत अर्थात संख्या विशेष, त्रित्वादिक, क्योंकि बहुत्व तब आता है एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीन से तीन या तीन से आगे आगे बहुत्व कहते हैं। तो बहुत्व मतलब त्रित्वादिक संख्या, जैसे त्रित्व ये संख्या है, उन त्रित्व संख्या किसमें रहती है? एक में रहती है, दो में रहती है, तीन में? तीन में रहती है। अर्थात त्रित्व संख्या जहां रह रही है उसके अवयव तीन हुई है। उन तीन अवयवों में से समझ लीजिए आपके सामने दो पड़े हैं, हाँ, एक दिखाई नहीं दे रहा है या दिखाई नहीं दे रहा आपको, तो आपने देखा तो आपको ये त्रित्व का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। तो एक या दो अवयवों का ज्ञान होने पर भी त्रित्व का ज्ञान नहीं होता है। त्रित्व का ज्ञान होने के लिए तीनों का प्रत्यक्ष होना आवश्यक है। उस प्रकार हे पूर्व पक्षी, किसी एक अवयव के साथ सन्निकर्ष हो जाएगा तो अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, यह तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। और यदि समस्त अवयवों में स्वरूपता अवयवी रह रहा है तो उस अवयवी का प्रत्यक्ष तब होगा जब सभी अवयवों का प्रत्यक्ष होगा, और सभी अवयवों का तो प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है। बता दिया कैसे? घट को इधर से देख रहे थे, उधर के अवयव नहीं दिखाई दे रहे। अतः अवयवी स्वरूपतः सभी अवयवों में रहता है, यह कहना ठीक नहीं है। यदि अवयवी स्वरूपतः समस्त अवयवों में रह पाता तब हम कहते कि रहने वाला अवयवी अलग है और जिसमें रह रहा है वो अवयव अलग है, अर्थात कार्य कारण में भेद है। किंतु अवयवी जो कार्य द्रव्य है वो समस्त अवयव में रह ही नहीं रह रहा है। यदि रहता तो प्रत्यक्ष नहीं होता, जबकि प्रत्यक्ष होता है अर्थात सभी अवयवों में वो रहता है, ये कहना उचित नहीं। बात समझ में आई? तो आइए आगे, पंक्ति लगी नहीं है सब,
नहीं बहुत्वम समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानम व्यस्ताश्रय ग्रहणेन गृह्यते, है कि नहीं? कैसा शब्दशः भी देखिए, ही समस्तेषु आश्रयेषु वर्तमानम बहुत्वम, समस्त आश्रयों में, 1 2 3 में या 4 होगा तो 4 में, तो अनेक आश्रयों में वर्तमान रहने वाला जो बहुत्व, वह बहुत्वार्थ त्रित्वाधिक संख्या व्यस्त आश्रय ग्रहणेन, व्यस्त मतलब उन अवयवों में से, जैसे त्रित्व संख्या 3 में रह रही है तो उसका व्यस्त अवयव मतलब 1 या 2, उसका प्रत्यक्ष होने से त्रित्व का प्रत्यक्ष नहीं होता है। त्रित्व का प्रत्यक्ष तब होगा जब तीनों का प्रत्यक्ष रहेगा। तो व्यस्त आश्रय के ग्रहण होने से, प्रत्यक्ष होने से न गृह्यते, ये पंक्ति का भी अर्थ हो गया। ठीक है, तो पहली बात हो गई निराकरण कि अवयवी समस्त अवयवों में स्वरूपता रह सकता रहता है, ये पूर्व पक्षी का कहना ठीक नहीं। बात लगी? अब आगे चलिए। अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, कदाचित आप पूर्व पक्षी बोलेगा, ठीक है, अवयवी कार्य द्रव्य समस्त अवयवों में स्वरूपता नहीं रहता है, हम मानते नहीं रहता है, किंतु अवयवशः रहता है, ऐसा मानेंगे। कौन कहेगा? पूर्व पक्षी। अवयवशः रहता है अवयवी अपने अवयव में। जो मूल में सबसे पहले 2 विकल्प थे ना, उसमें से दूसरा विकल्प नहीं लिया अभी। ये भ्रम मत करना कि जो पहले 2 विकल्प थे, सबसे पहले कौन से? समस्तेषु अवयवेषु वर्तेत उत प्रत्यय, प्रत्यवयव, इस दूसरे विकल्प को हाथ नहीं लगाया अभी। उसमें से जो 2 में से पहला 2 विकल्प था, उसमें जो 2 विकल्प किए थे कि समस्त अवयव में स्वरूपता रहता है या अवयवशः रहता है, तो स्वरूपता समस्त अवयव में रहता है, ये कह नहीं पाएगा वो। पूर्व पक्षी खंडन कर दिया। अब वो बोलेगा पूर्व पक्षी कि अवयवी समस्त अवयव में रहता है किंतु अवयवशः रहता है। अब अवयवशः रहना मतलब क्या, वो भी समझ लेंगे, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति चालू हुई अथ अवयवशः इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण। अवयविनः तु अवयविनः तु न स्वरूपेण अवयव व्याप्ति, अवयव व्याप्ति अर्धविराम, अपितु अवयवशः, अवयवशः अर्धविराम, तेन यथा सूत्रम कौंस में लिखे धागा, दोरा, नहीं तो सूत्र मतलब ब्रह्म सूत्र है नहीं, कौंस बंद। आगे अवयवैहि कुसुमानि व्याप्नुवत् कतिपय कुसुम ग्रहणे अपि गृह्यते अर्धविराम, तद्वत् कतिपय अवयव ग्रहणे अपि, कतिपय अवयव ग्रहणे अपि अवयवी गृह्येत, अवयवी गृह्येत इति शंकते अथ इति शंकते अथ इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई। अब पूर्व पक्षी शंका करता है, किस बात को मन में रखकर? तो बोल रहा है कि अवयवी न तू न स्वरूपेण अवयव व्याप्ति, अवयवी स्वरूपता अवयव में रहता है, यह अब हम नहीं मानेंगे क्योंकि आपने हमारा खंडन कर दिया। फिर कैसा मानेंगे अब? तो पूर्व पक्षी बोल रहा है अपितु अवयवशः, ऐसा मानेंगे। तो फिर उससे क्या होगा? तब वो बोलता है पूर्व पक्षी तेन यथा, जिस प्रकार सूत्र धागा अवयवैहि अपने अवयवों के द्वारा कुसुमानि व्याप्नुवत्, कुसुम
पुष्प फूल है कि नहीं, अवयव सूत्र अपने अवयवों के द्वारा सभी फूलों को क्या करता है, व्याप्त करता है। फूलों की माला बनाई, सभी फूलों में सूत्र अनुगत है, तो सूत्र ने क्या किया, अपने अवयवों से कुसुमों को व्याप्त कर दिया, व्यापनुवत। फिर ऐसा होने पर भी कुछ कुसुमों का प्रत्यक्ष हुआ तो भी पता चल जाता है धागे का। तो कतिपय कुसुम ग्रहणे अपि गृह्यते, ठीक है, तद्वत् कतिपय अवयव ग्रहणे, है कि नहीं, तो कतिपय कुछ कुसुमों का प्रत्यक्ष होने पर भी पूरा माला का प्रत्यक्ष होता है, धागे का भी, उस प्रकार तद्वत् कतिपय अवयव ग्रहण, कुछ अवयव का ग्रहण होने पर भी अवयवी गृह्येत, अवयवी का क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। कौन बोल रहा है, पूर्व पक्षी। किंतु अवयवी को स्वरूपतः अवयवों में नहीं मान रहे हम, समस्त अवयवों में, समस्त अवयवों में अवयवी है किंतु अवयवश है। और ऐसी स्थिति में किसी अवयव का प्रत्यक्ष हुआ तो भी अवयवी का प्रत्यक्ष हो सकता है, ऐसा उसका कहना। किंतु उसका कहना समझने के पहले अवयवशः अवयवी, अवयवी अवयवशः अवयव में रहता है, मतलब क्या, उसको समझने के लिए थोड़ा लिखना पड़ेगा। जो मूल पंक्ति आई आगे, अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, ये पूर्व पक्षी है, मतलब ऐसा मानेगा तो फिर उसको उत्तर दे रहे तदापि इत्यादि से आगे की पंक्ति से। किंतु इसमें जो पंक्ति में आया है अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, उसके आधार पर लिखते हैं हम लोग, थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा हिंदी में लिखते हैं। यदि कहो कि समस्त अवयवों में, समस्त अवयवों में अवयवी अवयवों द्वारा वर्तता है, अवयवों द्वारा वर्तता है मतलब रहता है, अर्थात किसी अवयव में अवयवी का ऊर्ध्वांश रहता है, अवयवी का ऊर्ध्वांश रहता है, अर्धविराम, किसी में मध्यांश, किसी में मध्यांश, अर्धविराम, किसी में नीचे का अंश रहता है, किसी में नीचे का अंश रहता है। इसी प्रकार बाह्यांश अंतांशादि रूप से, बाह्यांश अंतांशादि रूप से अवयवी, अंतांशादि रूप से अवयवी सब अवयवों में रहता है, सब अवयवों में रहता है, पूर्ण विराम। वह सब अवयव के ज्ञान बिना भी, सब अवयव के ज्ञान बिना भी सन्मुख बाह्यांश के ज्ञान से, सन्मुख बाह्यांश के ज्ञान से अवयवी का ज्ञान होता है, अवयवी का ज्ञान होता है, पूर्ण विराम। तो कहा जाता है कि, तो कहा जाता है कि अंश भी अवयव को ही कहते हैं, अवयव को ही कहते हैं, अर्धविराम। इससे इस प्रकार मानने पर, इससे इस प्रकार मानने पर अवयवी के आरंभक अवयवों से
आरंभक अवयवों से भिन्न अवयवी के अवयव कल्पित होंगे कि जिनके द्वारा आरंभक अवयवों में अवयवी अवयवशः कौंस में लिखिए अंशशः कौंस बंद रहेगा पूर्ण विराम। जैसे कि कोश के अवयवों से भिन्न अवयवों द्वारा ही तलवार कोश को व्याप्त करता है। अर्धविराम। वैसे ही यहां भी होगा अर्धविराम। और इस प्रकार अनवस्था प्राप्त होगी पूर्ण विराम। क्योंकि तत्त अवयवों में अवयवी के रहने के लिए अन्य अवयवों की कल्पना करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए अर्थ समझ लेते हैं। पूर्व पक्षी बोलता है कि अवयवी समस्त अवयवों में अवयवश रहता है। अवयवश मतलब कैसा? देखिए, यदि कहो कि समस्त अवयवों में अवयवी अवयव द्वारा वर्तता है, अवयवी अपने अवयव के द्वारा समस्त अवयवों में रहता है। मतलब कैसे? अर्थात किसी अवयव में अवयवी का ऊर्ध्वांश रहता है, यह अवयवश रहना हुआ है कि नहीं? किसी अनेक अवयव है, उनमें से किसी अवयव में रह रहा है अवयवी, ऊपर के भाग से ऊर्ध्वांश है, और किसी अवयव में मध्यांश से, और किसी में नीचे का अंश रहता है, ऐसा मान लेंगे, है कि नहीं? जैसे मकान बना दिया पिलरों के ऊपर, है नहीं? तो इस पिलर के ऊपर कुछ भार है, उसकी पिलर के ऊपर कुछ भार है, उस पिलर के ऊपर कुछ भार, समस्त पिलरों में मकान रह रहा है। उस प्रकार अनेक अवयवों में अवयवशा रहेगा, किसी में ऊर्ध्व भाग, किसी में मध्य भाग, किसी में नीचे भाग, इसको कहेंगे क्या? अवयवशा रहना। ठीक है ना? तो देखो भाई, किसी में नीचे का अंश रहता है, इसी प्रकार किसी में बाह्य अंश, किसी में अंतांश, अंश मतलब अवयव, इसी प्रकार बाह्यांश अंतांश आदि रूप से अवयवी सब अवयवों में रहता है। तो समस्त अवयवों में रह रहा है कौन? अवयवी। किंतु कैसा? अवयवशः। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इसका मतलब अवयवी अलग चीज है, अवयव अलग चीज है, और वह अवयवी कार्य द्रव्य अवयव में रह रहा है। अतः कार्य कारण का भेद नहीं हो सकता, अनन्यत्व नहीं है, भिन्नत्व ही है। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सब अवयव में रहता है, वहां सब अवयव के ज्ञान बिना भी फिर जो दिक्कत दी थी सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी के ऊपर, क्या? समस्त अवयवों में यदि अवयवी रहता है तो अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं हो पाएगा, क्योंकि सभी अवयवों का प्रत्यक्ष होगा तब अवयवी का क्या होगा? प्रत्यक्ष होगा, और सभी अवयवों का तो प्रत्यक्ष एक साथ होना संभव नहीं है। तब वो बोल रहा है अब समस्त अवयवों में अवयवी रह रहा है किंतु अवयवशः, और अवयवशः रहना मतलब किस प्रकार का वो भी उसने बता दिया।
अब जो आरोप दिया था, आक्षेप मतलब पूर्व सिद्धांतियों ने हमारे ऊपर, पूर्व पक्षी बोलेगा कि अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा, वो दोष नहीं आएगा, क्योंकि अवयवी अवयवों में अवयवश रह रहा है, उसमें से कुछ अवयव का ज्ञान हो जाएगा तो भी अवयवी का ज्ञान हो जाएगा। गाय की पूंछ देख लिया किसी ने तो उससे भी आदमी जान जाएगा, अरे गाय की है, जरूर है गाय, ये अवयवी का ज्ञान हो गया है कि नहीं, वो हो रहा है। वहां सब अवयव के ज्ञान बिना भी सभी अवयव का प्रत्यक्ष होने की जरूरत नहीं है अवयवी के प्रत्यक्ष के लिए। किसी एक अवयव का प्रत्यक्ष हुआ तो भी क्या हो जाएगा, सभी अवयवी का प्रत्यक्ष हो जाएगा, अवयवी का कार्य का प्रत्यक्ष हो जाएगा, ये बोल रहा है वो। वहां सब अवयव के ज्ञान बिना भी सन्मुख जो बाह्य अंश, अपने सामने जो भी बाह्य अंश होगा, हो सकता है गाय का मुख होगा या घट का अपने उधर का भाग होगा, तो उससे भी पूरे अवयवी का ज्ञान हो जाएगा, ये कह रहा है वो। सन्मुख बाह्य अंश के ज्ञान से अवयवी का ज्ञान होता है, ठीक है ना। यहां तक हुआ अवयवशा रहना, मतलब सिद्धांतियों ने जो आरोप लगाया अवयवी का खंडन करने के लिए, भेद का खंडन करने के लिए जो बताया, उसका निराकरण करने के लिए इस विकल्प को माना किसने, पूर्व पक्षी ने। यहां तक अब आगे जो पंक्ति आ रही है ना टिप्पणी में, तो कहा जाता है कि अंश भी अवयव को ही कहते हैं। इससे इस प्रकार मानने पर इत्यादि जो आगे आया है ना, वो फिर बाद में पढ़ेंगे। बाद में मतलब कब, तो यहां तक तो पूर्व पक्षी का कहना हुआ, अब उसका खंडन करेंगे कौन, सिद्धांती। तो वो खंडन की बात आ रही है आगे, जो मैंने टिप्पणी में लिख के दी है। तो सिद्धांती खंडन करेंगे किसका, पूर्व पक्षी का। जिन वाक्यों के द्वारा खंडन करेंगे भाष्य पंक्ति में, उसका तात्पर्य वो आगे की पंक्तियों में मैंने लिख के दिया एक साथ, ठीक। अब देखिए भाष्य पंक्ति में थोड़ा देखेंगे। अथ अवयवशः समस्तेषु वर्तेत, मिल गया इतनी पंक्ति। तब आगे खंडन कर रहे सिद्धांती उसका भी, पूर्व इस प्रकार मानने वाले पूर्व पक्षी का भी। तदा अपि आरंभक अवयव व्यतिरेकेन अवयविनः अवयवाः कल्पेरन् इत्यादि पंक्ति से खंडन कर रहे पूर्व पक्षी का। किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई तदा अपि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अनवस्था प्रसंगेन अनवस्था प्रसंगेन परिहरति परिहरति तदा इति, तदा इति, ठीक है। तो अनवस्था दिखाकर, अनवस्था की प्राप्ति हो गया ऐसा बताकर सिद्धांती उस पूर्व पक्षी का परिहार कर रहे, खंडन कर रहे, ठीक है। तदा इत्यादि पंक्ति से, तो पंक्ति को देखिए भाष्य में, तदा अपि, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, आरंभक अवयव व्यतिरेकेन, आरंभक अवयव मतलब जिन अवयवों से अवयवी की उत्पत्ति हुई है, उन अवयवों को कहते हैं आरंभक अवयव। मिल गया पंक्ति, देखो। तदापि आरंभक अवयव जो है उससे व्यतिरेकेन अवयविन अवयवः कल्पेरन्, उससे भिन्न अवयवी के अवयव और मानने पड़ेंगे। व्यतिरेकेन भिन्नत्वेन अवयविन अवयवी के अवयवाः कल्पेरन्, मतलब क्या, जिन अवयवों से अवयवी का आरंभ हुआ है, ऐसे उस अवयवी के उन अवयवों से कि जिनसे आरंभ हुआ है, उससे अतिरिक्त और भी अवयव की कल्पना करनी पड़ेगी। कब, यदि अवयवी, हाँ, सभी समस्त अवयवों में अवयवशः रहता है, ऐसा मानना है तो, अर्थात अवयवी अवयव को व्याप्त करके रहता है, अवयवशः रहता है, ऐसा यदि मानना है तो फिर ऐसा मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा, आरंभक अवयव से अतिरिक्त अवयवी के अवयव मानना पड़ेंगे। बोलेंगे ऐसा क्यों मानना पड़ेगा, ये प्रश्न है कि नहीं। तो आगे आ रहा है देखिए, अवयवाः कल्पेरन्, क्यों, यही ही जिनके माध्यम से जो और अवयव मानेंगे ना, अतिरिक्त अवयव, जी उनसे, यही ही आरंभकेषु अवयवेषु, क्या आगे, अवयवश अवयवी वर्तेत, इन तीन शब्दों का अन्वय,
यही ही आरंभकेशु अवयवेशु, इतना हुआ कि नहीं? फिर एक शब्द जोड़कर अवयवी, पीछे अवयवशः वर्तेत। ठीक, देखो भाई, तो अवयव कल्पेरण कर दिया पीछे की पंक्ति में। अब करें यही ही कि ऐसे जो अतिरिक्त अवयव माने जाएंगे, उन अतिरिक्त अवयवों के द्वारा, यही ही जिनके माध्यम से आरंभकेशु अवयवेशु, आरंभक अवयवों में जिनसे अवयवी उत्पन्न हुआ है, आरंभक अवयवों में क्या अवयवी अवयवश वर्तेत, अवयवी अवयवश रह पाएगा। अवयवी आरंभक अवयवों में अवयवशः तब रह पाएगा जब हाँ आरंभक अवयवों से अतिरिक्त अवयवी के अवयव कल्पना करेंगे। इतनी बात समझ में आई? अब प्रश्न यहां उठेगा कि आरंभक अवयवों में अवयवी को अवयवश रहने के लिए उन आरंभक अवयव से अतिरिक्त अवयव कल्पना करने की जरूरत क्या है? बात समझ में आई कि नहीं? क्यों उन आरंभक अवयव से ही अवयवी उसमें आरंभक अवयव में व्याप्त नहीं रहता है? ये प्रश्न, अतिरिक्त अवयव की कल्पना क्यों करना पड़ेगी? तब आगे देखिए, कोशावयव व्यतिरिक्त ही अवयवै ही असि ही कोशम व्याप्नोति। ठीक है, सिद्धांती दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि क्यों अतिरिक्त अवयव मानना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये जो पंक्ति आ रही कोशावयव इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण। ननु आरंभक अवयवैहि एव आरंभक अवयवैहि एव तेषु अवयवी वर्तताम इति आशंक्य अर्धविराम यत्र यद वर्तते तत्र तद्व्यतिरिक्त अवयवी द्रव्यम वर्तमानं दृष्टम इति आह कोशावयव इति। ठीक है, कोशावयव इति अर्थ देखिए भाई। ननो कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा कि आरंभक अवयवों से अतिरिक्त अवयवों की कल्पना क्यों कर रहे हैं आप? उसकी बजाय ननु आरंभक अवयव ही ये जो अभी आपको लिख के दिया, आरंभक अवयवों के द्वारा ही तेषु उन आरंभक अवयवों में अवयवी वर्तताम अवयवी रहे, है कि नहीं? क्या क्या उन आरंभक अवयव में रहना है, किसको? अवयवी क्यों? उस आरंभक अवयव से ही वो आरंभक अवयव में अवयवी रहे, ऐसा मानो। तुम क्यों ऐसा मान रहे हो सिद्धांती? क्या कि आरंभक अवयव में अवयवी को यदि रहना है तो उस अवयवी के अन्य अवयव मानना पड़ेंगे, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तब उत्तर दिया जा रहा है क्या? यत्र यद वर्तते, टिप्पणी में लिखे ना, यत्र जहां जो रहता है, तत्र तद व्यतिरिक्त अवयवी द्रव्यम वर्तमान दृष्टम, ये जो लोक में जगत में देखने को मिलता है। जैसे पंक्ति घटाइए, यत्र जैसे भूतल पर, यद वर्तते घट वर्तते, जैसे भूतल पर घट रखा है तो यत्र भूतले, यद वर्तते घट वर्तते, तत्र भूतले, तद व्यतिरिक्त
तद व्यतिरिक्त भूतल व्यतिरिक्त अवयवी द्रव्यम घट वर्तमान दृष्टम, है कि नहीं। भूतल पर, जहां पर भूतल पर घट रह रहा है तो उस भूतल में, है कि नहीं, उस भूतल से अतिरिक्त अवयवी द्रव्य घट देखने को मिल रहा है। क्या भूतल ही भूतल पर रहता है ऐसा होता है क्या? घट ही घट में रहता है ऐसा होता है क्या? नहीं, जहां जो रह रहा है वहां उससे अतिरिक्त वो रहने वाला होता है, ये लोक में देखने को मिलता है। अतः अवयवी को रहना कहाँ है? आरंभक अवयव में। और रहना कैसा है? अवयवशः, ठीक ना। तब पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या? तो आरंभक अवयव में अवयवी उन्हीं आरंभक अवयव को लेकर अवयवशः रहे, किंतु उत्तर दे रहे अरे बाबा, जहां जिसको रहना है वहां जहां रहना है उससे अतिरिक्त रहने वाला पड़ता है। अवयवी को अवयवशः रहना है तो वो आरंभक अवयव के द्वारा ही अवयवी आरंभक अवयव में कैसा रहेगा? और आरंभक अवयव में रहना है किसको? अवयवी को। तो जरूर वो अवयवी अन्य किसी अतिरिक्त अवयव से हुआ है ऐसा मानना पड़ेगा, और उसके अतिरिक्त अवयव ऐसा कल्पना करना पड़ेगी। बोलेंगे दृष्टांत, तो दृष्टांत दे रहे कोश और तलवार, असी, है कि नहीं। म्यान, कोश मतलब म्यान, और एक तलवार है। तो तलवार कोश को व्याप्त करके रहती है, कोश में रहती, व्याप्त करके रहती है। तो जहां कोश में रह रही है वो तलवार, तो वो कोश के जो अवयव, उन कोश के अवयव से ही बनी हुई है क्या तलवार, जो कोश को व्याप्त करके रह रही है? नहीं ना। तो कोश के जो आरंभक अवयव है उनसे अतिरिक्त अवयवों से बनी हुई है कौन? तलवार। फिर वो व्याप्त करके रह रही है कहा? कोश को। उसी प्रकार आरंभक अवयव को व्याप्त करके यदि अवयवी को रहना है, वो भी अवयवशः रहना है, तो जिन अवयवशः रहना है वो अतिरिक्त अवयव कल्पना करना पड़ेगी अवयवी के, तभी वो अवयवी आरंभक अवयव में व्याप्त करके रह पाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? हाँ, तो पंक्ति को देखिए, कोश अवयव व्यतिरिक्त ही, कोश के जो अवयव है उनसे व्यतिरिक्त भिन्न अवयव ही, अतिरिक्त अवयवों के द्वारा बनी हुई तलवार, अवयवी ही असी, उनसे अतिरिक्त अवयवों से तलवार कोशम व्याप्त होती, कोश को व्याप्त करके रखती है। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? सिद्धांति ने क्या कह दिया कि अरे पूर्व पक्षी, अवयवों में, समस्त अवयवों में अवयवी स्वरूपता नहीं रहता, किंतु अवयवशः, ऐसा ही पूर्व पक्षी तुम मानते हो, तब आपको उन आरंभक अवयवों में अवयवी को रहने के लिए उस अवयवी के अतिरिक्त अवयव मानने पड़ेंगे, और वो मानना पड़ रहा है अब इसको, पूर्व पक्षी को। इस पर अब बोलेगा पूर्व पक्षी, ओ ठीक है, मान लेते। क्या उसमें क्या मान लेते हैं? अतिरिक्त अवयव, आरंभक अवयव से अतिरिक्त अवयवी के अवयव मान लेंगे। तब सिद्धांती बोल रहे तब तो अनावस्था दोष आएगा। कैसा अनावस्था दोष आएगा? तो आरंभक अवयवों में व्याप्त होने के लिए अवयवी को अन्य अवयव मानने पड़ेंगे, किंतु वो भी तो अवयव है, उसमें भी उसको भी व्याप्त करके रखना है अवयवी को। फिर उस अतिरिक्त अवयव को व्याप्त करके रखने के लिए अवयव को फिर उनसे और अतिरिक्त अवयव मानने पड़ेंगे, वो भी तो अवयव, फिर उसको भी व्याप्त करके रखना पड़ेगा अवयवी को, अवयवी व्याप्त करके रखेगी, अब उसको भी व्याप्त करके रखने के लिए अवयवी के और अवयव मानने पड़ेंगे। ऐसे मानते जाओ मानते जाओ मानते जाओ तो क्या होगी? अनावस्था। अतः हे पूर्व पक्षी, समस्त अवयवों में अवयवशः अवयवी रहता है, यह भी बात मानना उचित नहीं है। अर्थात अवयवी नाम की कोई चीज है और वो अवयव में रहता है, ये बात ही गलत है। फिर है क्या? अवयवी और अवयव अतिरिक्त नहीं है, अनन्यत्व है उनमें। बात समझ में आई? इसी बात को मुख्य बताना है। आगे चलिए फिर, कोशावयव व्यतिरिक्त ही अवयव ही असी कोशम व्याप्नोति। ठीक है, और स्वीकार कर लेता है पूर्व पक्षी, तब अनवस्था च एवं प्रसज्येत,
च एवं अनवस्था प्रसज्जेत, तब तो अनवस्था दोष आएगा। कैसा आएगा मैंने बता दिया, और कैसा आता है वो स्वयं भाष्यकार भी बता रहे आगे की पंक्ति में। तेषु तेषु अवयवेषु वर्तयितुम अन्येषाम अन्येषाम अवयवानां कल्पनीयत्वात्, इसलिए अनवस्था। ठीक है ना। तेषु तेषु अवयवेषु, जो जो अतिरिक्त अवयव मानते जाओगे उसमें वर्तयितुम, उनमें अवयवी को रहने के लिए, फिर अन्येषाम अन्येषाम अवयवानाम, फिर अन्य 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 अवयवों की क्या करना पड़ेगी, कल्पना। और इसी को कहते हैं क्या फिर, अनवस्था। तो अन्येषाम अन्येषाम अवयवानाम कल्पनीयत्वात्, बात लग रही है। तो क्या चिंतन हुआ अभी तक, सबसे पहले दो विकल्प किए थे, क्या कि अवयवी अवयव में रहता है, क्या समस्त अवयव में रहता है या प्रत्येक अवयव में रहता है। तो प्रत्येक अवयव में दूसरे विकल्प को हाथ नहीं लगाया। जो पहला विकल्प था समस्त अवयव में, उसमें दो विकल्प किए, अवयवी स्वरूपता समस्त अवयव में रहता है या अवयवशः रहता है। यदि समस्त अवयव में स्वरूपता रहता है तो दोष दिया क्या, समस्त अवयवों में अवयवी स्वरूपता रहता है, ऐसा यदि स्वीकार करता है पूर्व पक्षी, तो सिद्धांतियों ने दोष दिया क्या, मतलब अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा। अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा। अवयवी का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होगा, समस्त अवयव के साथ सन्निकर्ष नहीं होगा, पहला इसमें दोष दिया। और यदि पूर्व पक्षी कहता है समस्त अवयवों में अवयवी अवयवशः रहता है, और अवयवशः रहने का मतलब उसका क्या वो भी बता दिया, तब दोष दिया सिद्धांतियों ने। क्या दोष दिया, अनवस्था। कैसे, क्या अतिरिक्त अवयव की कल्पना करना पड़ेगी, वो क्यों करना पड़ेगी, ये सब बात बता दी। तब इस प्रकार से अनवस्था दोष आएगा। अब लगी पंक्ति, अब आगे चलिए। अथ प्रत्यवयवम वर्तेत, अब जो सबसे पहले दो विकल्प थे उसमें से दूसरा विकल्प यदि मानता है कौन, पूर्व पक्षी। दूसरा विकल्प क्या था, प्रत्यवयवम, एक एक अवयव में अवयवी रहता है, ये दूसरे विकल्प करता है, तो उसका खंडन करना है। अतः ये जो पंक्ति आई अथ प्रत्यवयव, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते अवतरण, कार्यम अवयवी द्रव्यम, कार्यम अवयवी द्रव्यम प्रत्यवयवम, प्रत्यवयवम प्रति अवयवम, प्रत्यवयवम वर्तते वर्तते इति द्वितीय विकल्पम, इति द्वितीय विकल्पम उद्भाव्य उद्भाव्य दूषयति दूषयति अथ इति, अथ इति। देखो भाई, तो कार्यम अवयवी द्रव्यम, कार्य ऐसा जो कौन, अवयवी द्रव्य, वह प्रत्यवयवम प्रति अवयवम, एक एक अवयव में रहता है। प्रत्यवयवम वर्तते इति, इस प्रकार का जो द्वितीय विकल्प था उसको उठाकर दोष देना है उस पर, पहले उसको बता रहे कैसा, फिर उसको दोष देंगे। ठीक है ना। तो देखो पंक्ति, अथ प्रति अवयवम वर्तेत, कौन, अवयवी रहता है, कहा, प्रत्येक अवयव में, एक एक अवयव में रहता है। अथ प्रति अवयव वर्तेत तदा, तब क्या होगा, एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापारः स्यात्, ये दोष आएगा फिर। एकत्र व्यापारे, व्यापार, यहाँ पर व्यापार का अर्थ होगा एक जगह रहता है, तो एक अवयव में रहता है, तो अन्यत्र अन्य अवयव में नहीं रह पाएगा। अन्यत्र अव्यापार स्यात्, ऐसा बोले ना, अन्यत्र अव्यापार मतलब अन्यत्र वो नहीं रह पाएगा, उस पर लिखाएंगे पंक्ति की। अथ प्रति अवयव वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे, एक अवयव में वो अवयवी रहेगा तो अन्यत्र अव्यापार स्यात्, अन्य जगह वो नहीं रह सकेगा। क्यों, उसके लिए वो दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। पंक्ति आगे की देखिए, न ही देवदत्त सृग्ने सन्निधीयमानः तद अह एव
पाटलिपुत्रे अपि सन्निधीयते, दृष्टांत देकर समझा रहे हैं। तो नहीं से लेकर सन्निधीयते तक जो पंक्ति पढ़ी अभी अभी, उनके पदों का थोड़ा अन्वय। सुग्ने सन्निधीयमान, उसके आगे का शब्द है सन्निधीयमान, फिर पीछे जाइए, देवदत्त, फिर आगे तद अह एव पाटलिपुत्रे अपि, फिर वाक्य के शुरू में न ही सन्निधीयते। ठीक है, अर्थ को देखिए भाई, जैसे समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है देवदत्त नाम का, ठीक है, और वो रहता है का सुग्ने, सुग्न नाम का कोई शहर, आज उसको आगरा बोलते हैं। तो कोई देवदत्त नाम का व्यक्ति रह रहा है कहा आगरा में। सन्निधीयमान, सन्निधीयमान का अर्थ है रहता हुआ, सन्निधीयमान पद आया ना, उसका अर्थ है रहता हुआ। तो सुग्ने आगरा में रहता हुआ देवदत्त, तद अह एव, तद अह मतलब उसी दिन, पाटलिपुत्रेपि न सन्निधीयते, उसी दिन वो पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र नाम का नगर, पहले पाटलिपुत्र ऐसा नाम था, अब पटना बोलते उसको, तो उसी दिन वो पटना में भी सन्निधीयते रहता है, ऐसा होता नहीं है। ये कही देवदत्त उसी काल में उसी दिन आगरा में भी है, और उसी दिन उसी काल में वो पटना में भी है, ऐसा हो नहीं सकता। यदि यहाँ है तो वहां नहीं होगा, वहां है तो वहां नहीं होगा, है कि नहीं। उस प्रकार क्या आप अवयवी को एक अवयव में मान रहे हो, तो समझ लीजिए 10 अवयव है, 10 अवयव से बना हुआ है अवयवी, और वह अवयवी एक एक अवयव में रह रहा है, तब सिद्धांती बोल रहे पूर्व पक्षी को, वह अवयवी यदि नंबर 1 वाले अवयव में रह रहा है तो 2, 3, 4 में वो नहीं रह पाएगा, या 4 नंबर के अवयव में रह रहा है अवयवी, तो बाकी 1, 2, 3 आगे 8, 9, 10 उधर नहीं रह पाएगा, कौन अवयवी। क्योंकि कोई भी वस्तु एक ही काल में 2 जगह रह नहीं सकती। वही शुरू का वाक्य दिया था ना, क्या तदा एकत्र व्यापारे अन्यत्र अव्यापार स्यात्, ठीक है ना, ये बात वही दृष्टांत से बता दिया। आगे देखिए क्या और फिर टिप्पणी लिखते, युगपत् अनेकत्र वृत्तौ अनेकत्व प्रसंग स्यात्। कैसे, देवदत्त यज्ञदत्तयो इव सृग्न पाटलिपुत्र निवासिनो हो, यहां तक। तो थोड़ा पहले शब्दों का अन्वय, युगपत् अनेकत्र वृत्तौ, फिर अंतिम में जाएंगे सृग्न पाटलिपुत्र निवासिनो हो, पीछे देवदत्त यज्ञदत्तयो हो इव, पीछे अनेकत्व प्रसंग स्यात्। देखो भाई, युगपत् मतलब एक ही काल में एक ही व्यक्ति अनेकत्र वृत्तो, अनेक जगह यदि रहता है ऐसा मानोगे तो फिर उसमें एकत्व नहीं रह पाएगा, अनेकत्व मानना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही काल में 2 जगह रह नहीं सकता। तो एक युगपत् अनेकत्र वृत्तौ, दृष्टांत देकर समझा रहे कि सृग्न पाटलिपुत्र निवासिनो देवदत्त यज्ञदत्तयो इव, उदाहरण जैसे 2 व्यक्ति है देवदत्त और यज्ञदत्त, एक रहता है आगरा में सृग्न में, और एक रहता है पाटलिपुत्र पटना में, तो वो 2 अलग अलग है कि एक है, फिर अलग अलग है, देवदत्त है वो यज्ञदत्त है कि नहीं। उस प्रकार एक ही अवयवी यदि हर एक अवयव में रहना है तो आपको अवयवी अनेक मानने पड़ेंगे। एक ही अवयवी एक एक अवयव में, सभी अवयव में एक एक करके अवयव में रह नहीं सकता, ये बात। देवदत्त सृग्न पाटलिपुत्र निवासिनो हो देवदत्त यज्ञदत्तयो इव अनेकत्व प्रसंग स्यात्। लगा इतना। तो ये जो एक दो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने आधा से लेकर यहां तक, उसके आधार पर एक टिप्पणी लिखते छोटी सी। लिखेंगे एकस्मिन् तन्तौ पट वृत्ति काले
पट वृत्ति काले तंत्वंतरे वृत्ति ही न स्यात्। वृत्ति ही न स्यात्। अर्धविराम। वृत्तौ कौंस में लिखिए अन्य तंतु में भी उसी समय पट रहेगा तो, उसी समय पट रहेगा तो कौंस बंद। आगे अनेकत्वापत्तेः इत्यर्थः। अनेकत्वापत्तेः इत्यर्थः। ठीक। आप देखिए भाई, एकस्मिन तंतु, किसी एक तंतु में पट रह रहा है तो उस काल में, पट वृत्ति काले, उसी काल में तंत्वंतरे अन्य तंतुओं में वृत्ति न स्यात्। सबसे पहली वाक्य आया था ना, अथ तदा प्रत्यय वर्तेत तदा एकत्र व्यापारे, मतलब एक जगह रहेगा तो, अन्यत्र अव्यापार स्यात् अर्थात अन्यत्र नहीं रह पाएगा। व्यापार शब्द का प्रयोग किया उन्होंने वहीं पर, मतलब वृत्ति अवृत्ति ऐसा समझना। एकस्मिन तंतु पट वृत्ति काले तंत्वंतरे वृत्ति, वृत्ति मतलब रहना, तो अन्य तंतु में वो नहीं रहेगा। और यदि मानेंगे एक तंतु में रह रहा है अवयवी पट, और उसी काल में अन्य तंतु में भी रह रहा है, तब क्या होगा? अनेक मानने पड़ेंगे अवयवी। वही कह रहे हैं वृत्तौ, मतलब अन्य तंतु में उसी समय पट यदि रहेगा तो अनेकत्वापत्ति, अनेकत्व आ जाएगा। और अनेक मान्य है कि उसको मान्य नहीं है, ठीक है ना, ये दिक्कत देखिए। फिर युगपत अनेकत्र वृत्तौ अनेकत्व प्रसंग स्यात्। लग गया इतना? चलिए भाई, तो क्या क्या चिंतन हुआ? कार्य कोई अतिरिक्त नहीं है कारण से, और यदि अतिरिक्त मानेंगे तो कहाँ है कार्य बताओ? तो पूर्व पक्षी बोलता है कि कार्य कारण में रहता है, अवयव में। तो फिर पूछा समस्त अवयव में रहता है या एक एक अवयव में? समस्त अवयव में भी स्वरूप संबंध से समस्त अवयव में रहता है क्या? तो दोष दिया, यदि मानेगा तो दोष दिया, क्या? अवयवी का प्रत्यक्ष नहीं होगा। फिर वो बोलेगा समस्त अवयव में रहता है अवयवी, लेकिन अवयवशा रहता है, तो भी उसके ऊपर दोष दिया। क्या दोष दिया? अनवस्था दोष आएगा। ठीक। और यदि कहेगा वो पूर्व पक्षी क्या कि प्रत्येक एक एक अवयव में अवयवी रहेगा, तब भी उस सिद्धांतियों ने दोष दिया, क्या? अनेकत्वापत्ति, अवयवी अनेक हो जाएंगे, है कि नहीं? इसका मतलब अवयवी कोई अतिरिक्त है और वो अवयव में रहता है, ये तुम्हारा कहना ही गलत है। हमारा ही सिद्धांत बराबर है कि अवयव अवयवी का कार्य उपादान कारण और कार्य का तादात्म्य अभेद है, ये सिद्धांति का कहना। ठीक है, किंतु इस पर पूर्व पक्षी रुकता नहीं इतने पर। फिर पूर्व पक्षी अब आगे गोत्वादिवत पंक्ति आई ना, इससे आक्षेप कर रहा है। कौन? पूर्व पक्षी। अतः गोत्वादिवत इसके ऊपर लिख के रखिए आक्षेप। आक्षेप, ठीक है। पंक्ति को देखिए, गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तेः न दोष इति चेत, यहां तक आक्षेप ग्रंथ है। क्या आक्षेप का स्वरूप है? तो गोत्वादि इत्यादि के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण, यथा युगपत् अनेक व्यक्तिषु, युगपत् अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ अपि जाते हैं अनेकत्व दोषः नास्ति। अनेकत्व दोषः नास्ति। अर्धविराम। तथा अवयविनः इति आशंकते गोत्व इति। ठीक है,
देखो भाई अर्थ। तो यथा युगपत अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ अपि, पंक्ति देखिए, पूर्व पक्षी बोलेगा कि अरे सिद्धांती, जिस प्रकार युगपत मतलब एक ही काल में अनेक व्यक्तियों में रहती है कौन? जाति। जैसे गोत्व जाति इस गांव में अभी है, उस गांव में बाद में, उस गांव में बाद में, ऐसा है क्या? नहीं, गोत्व जाति एक ही है और अनेक गो व्यक्ति में एक ही काल में रह रही है कि नहीं? तो अनेक गो व्यक्ति में या अनेक घटों में रहने वाली घटत्व जाति जैसी अनेक नहीं है। घटत्व जाति एक ही है, गोत्व जाति एक ही है। उसी प्रकार अनेक अवयवों में, एक एक अवयव में अवयवी रह रहा है तो भी क्या अवयवी को अनेक मानने की जरूरत नहीं है। जैसे गोत्व अनेक व्यक्तियों में रह रहा है तो भी जाति गोत्व एक ही है। घटत्व जाति अनेक घटों में रह रही है तो भी घटत्व जाति एक ही है। उस प्रकार अवयवी प्रत्येक अवयव में रह रहा है, अनेक में रह रहा है तो भी वह अवयवी एक ही है, अनेक मानने की क्या जरूरत? कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। यथा युगपत अनेक व्यक्तिषु वृत्तौ, वृत्त मतलब रह रही है, रहने पर भी जाते अनेकत्व दोष नास्ति, जाति को अनेक नहीं माना जाता है। तथा अवयवी न, उस प्रकार अवयवी भी अनेक अवयव में रह रहा है तो भी अवयवी एक ही है, अनेक मानने की जरूरत नहीं। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। गोत्वादिवत, ये दृष्टांत दिया उसने पूर्व पक्षी ने। गोत्रादिवत प्रत्येकम, प्रत्येक अवयव में परिसमाप्ते, पूर्ण रूप से, परिसमाप्ते मतलब पूर्ण रूप से रहता है अवयवी, न दोष, कोई दोष नहीं। जैसे गोत्वादि जाति पूर्ण रूप से एक एक व्यक्ति में रहती है तो कोई दोष नहीं, अनेक गोत्व नहीं मानना पड़ता है। उस प्रकार अवयवी को भी अनेक मानने की जरूरत नहीं है, न दोष इति चेत। यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। फिर आगे न तथा उत्तर दिया जा रहा है। अतः न तथा के ऊपर लिख के रखिए समाधान। ठीक है, तो समाधान इत्यादि जो ग्रंथ है, फिर इसका विचार हम लोग कल करेंगे। चलेगा क्या? चलो बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं